हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और यहाँ पर हम 50 से 60 प्रश्नों के बीच में देखते हैं कितने करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सभी क्लासेस के लिए आप अभी चाहे किसी भी क्लास की, किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहे हों, प्रथम चरण में हैं या फिर आप रिवीजन कर रहे हैं, दोनों ही तरीके से आपके लिए रिवीजन करना, ये प्रैक्टिस सेट करना बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ज़रूर देखिए पूरी क्लास को और जुड़े रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी मॉडल पेपर जो कि सभी आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन किसके द्वारा लिखी गई है? किसका निबंध है रसज्ञ रंजन? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भई? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कृति लिखी गई है, ये निबंध लिखा गया है। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? अज्ञे हैं, जो कि नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में एक रेडियो वार्ता में इन्होंने इसकी घोषणा की थी। एक रेडियो वार्ता में क्या की थी? नई कविता की घोषणा की थी, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में लिखी गई हैं? घनानंद की कृतियां किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, याद रखना है, ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। रीति काल के सभी कवियों की जो रचनाएं हैं वो मोस्टली सभी ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं। सही आरोही क्रम आपको चुनना है, यानी कि सबसे पहले इनमें से कौन सा समय था, कौन सा काल था, फिर उसके बाद कौन सा, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो छायावाद है वो सबसे पहले है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, फिर आता है प्रयोगवाद और फिर नई कविता की शुरुआत होती है। ठीक है, इनके शुरुआती दौर की बात करें तो 1918 से शुरुआत होती है और इसकी 1936 से शुरुआत हो जाती है। 1943 से प्रयोगवाद की शुरुआत होती है और 1951 ईस्वी से नई कविता की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? नई कविता की कुछ रचनाएं यहाँ पर लिखी जाने लगी थी, हालांकि 1952 में अज्ञे जी ने इसकी घोषणा की थी और नई कविता नामक जो अम, पत्रिका थी ये किसके द्वारा निकाली गई थी? जगदीश गुप्त के द्वारा। ठीक है, तो ये 1954 में निकाली गई थी, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी इसमें से भाषा नहीं आती? 5 भाषाएं शामिल हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, लेकिन इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, ब्रज है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है। ठीक है, लेकिन बघेली नहीं है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और इसके अलावा तीसरी होती है छत्तीसगढ़ी। और ये तीनों की तीनों भाषाएं किससे संबंधित हैं? तो ये पूर्वी हिंदी से संबंधित हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध नवनीत नामक निबंध लिखा गया है। निबंध नवनीत निबंध नवनीत नामक जो निबंध संग्रह है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 6 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, किसका है? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा प्रताप समीक्षा, प्रताप पीयूष, ठीक है, ये दोनों निबंध भी आपके लिखे गए हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखा है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है, जो कि भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। यूजीसी नेट के सिलेबस में है ये। ठीक है, भारत मित्र पत्रिका में 1903 से लेकर 1905 ईस्वी तक। और उस समय जो वायसराय था, वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, कर्जन साहब था। भंग विभाजन भी उसी ने करवाया था 1905 में। और वायसराय को इन्होंने टारगेट करके यहाँ पर लिखा था शिव शंभू के चिट्ठे नाम से। युग युग का 5 मिनट नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? युग युग का 5 मिनट नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर हमारा 8 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है युग युग का 5 मिनट। नेक्स्ट है, मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो 9 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? मालती माधव किसके द्वारा लिखा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर भवभूति, जो कि करुण रस के क्या है? करुण रस के लिए जाने जाते हैं। भवभूति इन्होंने लिखा है मालती माधव। ठीक है, इसके अलावा इनका उत्तर रामचरितम है ना, उत्तर रामचरितम। और इसके अलावा इनकी एक और रचना मिलती है जिसका नाम है महावीर चरितम। ये महावीर चरितम, ये 2 रचनाएं भी मिलती हैं। 3 रचनाएं इनकी ज्यादातर पूछी जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समय के शहर में और मरने की फुर्सत नामक रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? समय के शहर में अलग रचना है और ये दूसरी अलग रचना है, ठीक है। मरने की फुर्सत, ये दोनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो 10 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अनामिका, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? अनामिका के द्वारा लिखी गई हैं। एक और रचना इनकी मिलती है जिसका नाम है कविता में औरत, कविता में औरत, ठीक है। कविता में औरत एक और रचना मिलती है जिसका नाम है क्या? बीजाक्षर, ठीक है। बीजाक्षर भी मिलता है। और खुरदरी हथेलियां किसकी हैं? खुरदरी हथेलियां अनामिका की, ठीक है। ये सारे आप अच्छे से याद रख लेना। हिंदी का प्रथम कवि इनमें से कौन माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो सर्वमान्य कौन है? सरहपा है। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग को माना है, याद रख लें, लेकिन इनमें से और दूसरा कोई नहीं है। सरहपा है जिन्होंने राहुल शंकरत्यायन ने जिनको हिंदी का प्रथम कवि माना था। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इसे आदिकाल नाम दिया था। किस क्या दिया था? आदिकाल नाम दिया था। और प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? तो ये मिश्र बंधुओं ने दिया था प्रारंभिक काल, याद रखना। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया था भाई? संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा ने दिया था। और सिद्ध सामंत काल दिया था किसने? सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल ये किसने दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? इनमें से कौन सा रासो काव्य है जो प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? तो ये है बीसल देव रासो, जिसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल, के कौन है? नरपति नाल है। अगर आप थ्योरी क्लासेस भी डेली पढ़ रहे हो, अपनी बुक्स वगैरह पढ़ते रहिए, ठीक है। आप चाहें तो हमारे ऐप से भी पढ़ सकते हैं, वहां पर भी आपको हिंदी साहित्य करवा दिया जाएगा, बल्कि आपको सभी परीक्षाओं के लिए जो है मिल जाएगा। अभी बस 1-2 दिन का समय लगेगा, सबके बैच वहां पर शुरू हो जाएंगे। और आप डेली प्रैक्टिस जरूर करते रहिए मेरे साथ, ठीक है। अष्टछाप के लेखक कवि नंददास किस शिष्य थे? अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में, जो कि विठलनाथ के द्वारा की गई थी। और इसमें नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ, दो का ही नाम आता है, दोनों के शिष्यों को इसमें रखा गया था। तो 14 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये विठलनाथ के शिष्यों में शामिल थे, ठीक है। नंददास किसके शिष्य थे? तो ये विठलनाथ के शिष्य थे, याद रखिएगा। है गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये 4 शिष्य इसमें रखे गए हैं। प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रेमचंद ने लिखी है, ठीक है। प्रेरणा प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? धूमिल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कल सुनना मुझे, ठीक है। कल सुनना मुझे, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, वो क्या कहलाती है? वाच्यार्थ जिससे प्रकट होता है तो वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, ठीक है। और व्यंजना से व्यंग्यार्थ का प्रकट होता है और लक्षणा से लक्ष्यार्थ, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का क्या नाम होगा? तो ये हो जाएगा पदम पराग, ठीक है। हिंदी के में प्रथम रेखा चित्र के रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्म पराग। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1990 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900, ठीक है। ये आ जाएगा 1900, ठीक है। 1900 ईस्वी में कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी? तो इंदुमती हुई थी, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। और इसी को शुक्ल जी ने प्रथम कहानी का दर्जा दिया है, ठीक है, 1900 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुभाव के दो भेद होते हैं। अनुभाव के दो कौन से भेद होते हैं? प्रमुख रूप से अनुभाव के दो भेद होते हैं। तो 20 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये होते हैं कायिक और सात्विक, ठीक है। कायिक और सात्विक होते हैं, याद रखने ना। अनुभाव के जो दो भेद हैं वो कायिक और सात्विक में आते हैं। कायिक यानी कि किसी शरीर में होने वाले अनुभव को कायिक कहते हैं, और सात्विक यानी कि
हमारे मन के अंदर जो हमारे मतलब अंदर से अचानक से कोई भाव उठता है, उसे सात्विक अनुभाव कहा जाता है। ठीक है? जैसे पसीना आ जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। आगे देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिंदी भाषा की लिपि यानी प्राचीन लिपि यानी एक भारतीय है। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का होना, ठीक है? इसमें एक ही ध्वनि के लिए एक ही संकेत है, ये याद रख लीजिए और सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है ये। निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन-सा गुण है? ये जो पंक्तियाँ हैं वो साकेत से ली गई हैं। साकेत में जो उर्मिला है वो विरह वर्णन में तड़पती रहती है और बिल्कुल जब लक्ष्मण जी के आने का समय होता है तो वो ये कहती है कि निरख सखिए खंजन आए। खंजन यानी कि नेत्र, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अब मेरा रुख कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा 22 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भई? ये माधुर्य भाव है इसके अंदर। इसके अंदर कौन-सा हो जाएगा? माधुर्य भाव हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है? चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। और इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है ये बोल रहा है, तो 23 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 23 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चनैनी की लोक कथा पर आधारित है। इनमें से कोई मत लगा देना। चनैनी की लोक कथा पर ये आधारित है, चंदायन। अस्मत् शब्द की तृतीया विभक्ति के रूप क्या हैं? थोड़ा बहुत संस्कृत आपके डीएसएसबी पर उसमें टीजीटी पीजीटी में पूछ लिया जाता है। तो बताइए हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? 24 में आपको बताना है अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप क्या होंगे? अस्मत् शब्द के अस्मत्, देखो तृतीया विभक्ति में ये मैंने ट्रिक से आपको करवाए थे पहले, अभी जब पेपर का टाइम था, है ना? तो पीछे इसमें आता है अस्माभि। क्या आता है? अस्माभि आता है। मया अस्मा अवाभ्याम अस्माभि। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत, भूषण विनूना विराजई, कविता वनिता मित्र। आप चाहे कितना भी कंटेंट पढ़ ले, कंटेंट पढ़ना जरूर चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये बार-बार आप प्रश्नों को रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर भी भूल जाते हैं, है ना? इसीलिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराने का प्रतिदिन सोचा है। बताइए 25 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये केशव दास की पंक्तियाँ हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना नामक उपन्यास किसका है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये उपमा कालिदासस्य, ठीक है? उपमा कालिदासस्य। और करुण रस के लिए भवभूति प्रसिद्ध है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस वर्ग की बोली है? तो ये राजस्थानी हिंदी में आती है मेवाती। ये किस में आती है? 28 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई? राजस्थानी हिंदी हो जाएगा। इसकी 4 उपबोलियां हैं, किसकी? मतलब राजस्थानी की ना 4 उपबोलियां हैं, याद रखना 4। और 4 बोली कौन-कौन सी हैं? तो एक तो हो गई मेवाती, एक हो गई मारवाड़ी, ये जो मारवाड़ में बोली जाती है, एक हो जाती है जयपुरी, है ना? एक हो जाती है जयपुरी और एक होती है मालवी। सी होती है मालवी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तरु रिपु रिपुधर रेखी के विरहिणी तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तरु रिपु रिपुधर रेख के विरहिणी तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर 29 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 29 में हमारा राइट ऑप्शन तरु रिपु रिपुधर रेख के, यानी कि ये ऐसा लग रहा है जैसे क्लिष्ट तत्व दोष है इसके अंदर। कौन सा लग नहीं रहा है, बल्कि क्लिष्ट तत्व दोष है, मतलब सुनने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा है ना? बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मुंशी प्रेमचंद थे, जो लखनऊ में हुआ था। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम दुखांत यानी कि जिसका अंत दुख भरा होता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास दास के द्वारा, सॉरी, श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1878 ईस्वी। ठीक है, ये माना जाता है रणधीर प्रेम मोहिनी, याद रखना। प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक बौद्धिक जागरूकता है, ये किसका कथन है? प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की क्या है? बौद्धिक जागरूकता है। तो यहाँ पर यह कथन किसका हो जाएगा? 32 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा है। किसने कहा है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी कहते हैं। कहानी और नया साहित्य नामक पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? कहानी और नया साहित्य नामक पत्रिकाओं के
संपादक कौन थे? तो 33 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये नहीं है, ये है शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। कहानी और नया साहित्य नामक जो पत्रिका है, इनको निकाला था किसने? शमशेर बहादुर सिंह ने। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये गलत है भाई, रामविलास शर्मा नहीं है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये मन्नू भंडारी हैं, जो कि 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और तलाकशुदा जो दंपति होते हैं, उनके बच्चों के जीवन पर यह आधारित एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है? विद्वता, कुसुमित, आर्थिक, आधिपत्य। तो यहाँ पर हमारा 35 में राइट ऑप्शन, 35 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, देखो विद्वता में नहीं है ना। और कुसुम में कुसुम प्लस इत हो जाएगा, अर्थ प्लस एक हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा आधिपत्य सही हो जाएगा, ठीक है। आधिपत्य हमारा क्या हो जाएगा? अधि प्लस में अधि, है ना, और बाद में इसमें अ लग जाएगा। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही इसमें लगे हुए हैं। मतलब किस तरीके से आप इसे लिख सकते हो? अधि प्लस में पत प्लस में य, ठीक है। यह उपसर्ग इसके अंदर लगा हुआ है। इस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। प्रकृति, प्रत्यूष, प्रज्वलित या फिर प्रख्यात। तो यहाँ पर हमारा प्रय उपसर्ग किसके अंदर नहीं है भाई? प्रय उपसर्ग किसके अंदर नहीं है? तो यहाँ पर हमारा देखो, प्रत्यूष का अर्थ क्या होता है? सवेरा होता है, सुबह या फिर सवेरा। तो ये अपना अपने आप में ही पूरा एक शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगाया गया है। लौटती लहरों की बांसुरी नामक उपन्यास किसने लिखा है? लौटती लहरों की बांसुरी नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है, ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल का। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो सारे बच्चे लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। आप थ्योरी ये इस तरह से एक प्रैक्टिस सेट आप मेरे साथ डेली करिए। आप अगर अभी शुरुआती दौर में भी हैं तो भी मैं गारंटी देती हूँ कि आपका कम से कम लगभग 3 से 4 महीने में आप इतना अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। और आप साथ में अपनी थ्योरी क्लासेस भी अपनी बुक भी पढ़ते रहिए, ठीक है। आप चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं। इस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है। तो ये मिस्र बंधुओं ने किया है। और लगभग 5000 का अर्थ ये है कि इन्होंने 4591 कवियों का वर्णन यहाँ पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। लोहार, कसेरा, महत्व, घुमाव। इनमें से सही विभाजन कौन सा नहीं है? शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से, मतलब कौन सा एक इसमें प्रत्यय सही नहीं लगाया गया है? तो यहाँ पर 39 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, घुम प्लस में आव, ठीक है। घुम प्लस में आव, इसमें सही विभाजन नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। घूम नहीं होगा, इसमें घूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूम प्लस में आप, ठीक है। घूम प्लस में आप, बस इतना सा ही अंतर है। आगे देखते हैं। आप प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्द युक्त शब्द समूह है। कृदंत प्रत्यय किसके साथ में लगता है? कृदंत प्रत्यय किसके साथ लगता है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। और आप प्रत्यय से ऐसा कौन सा इसमें से जोड़ा है जिसमें जिस समूह में सारे के सारे आप प्रत्यय लगे लगे हुए हैं, ये बताना है। घेरा, छापा, उतारा, झटका, फेरा, भूखा, रगड़ा, मेला बताना है। 40 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको। तो देखिए ए ऑप्शन सही है, घेरा, छापा, उतारा और झटका, ठीक है। घेरा, छापा, उतारा और झटका कृदंत प्रत्यय इन सबके अंदर लगा हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। अष्टछाप में कवियों की जो संख्या वो 8 है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी, दक्षिण, पश्चिमी या फिर उत्तरी भारत से? बताइए कि कौन से भारत के किस क्षेत्र से भक्ति का प्रारंभ हुआ है? तो 42 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दक्षिणी भारत, दक्षिण भारत से हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूरदास के दृष्टिकूट पर किस काव्य ग्रंथ पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो ये साहित्य लहरी में इनके दृष्टिकूट पद
संकलित हैं और कितने पद हैं, तो ये 118 पद हैं इनके साहित्य लहरी में, याद रखिएगा, ठीक है। सूर सारावली की अगर बात करें तो इसमें 1107 छंद हैं। कितने हैं? 1107 छंद हैं इसके अंदर। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? यानी कि जो आदि काल है उसको बीज वपन काल नाम देने वाले कौन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। बीज वपन यानी कि बीज बोने का काल। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है? समय के आरोही क्रम की अगर बात करें तो कौन सी रचना पहले आई है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये है किस किसके। तो अंधेर नगरी किसका नाटक है? तो ये भारतेंदु जी का नाटक है। शॉर्ट में लिख देती हूँ, है ना। त्याग पत्र किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है, जैनेन्द्र कुमार है। और आत्मनि पत्र किसका है? अज्ञे जी का है। और तुम चंदन हम पानी किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का है। अगर अब आपको इनके समय का पता है और कौन सा किस वाद से संबंधित है, किस से संबंधित है, तो ये आप बता दोगे, ठीक है। वैसे सीधा सीधा यहाँ पर आंसर लगा दोगे आप। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो केशव का नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, तीनों, लेकिन भाषा भूषण इनका नहीं है। भाषा भूषण किसके द्वारा लिखा गया है? जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है वैदेही वनवास। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ जुड़ा हुआ है। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? ये इनकी प्रथम क्या है? काव्य संग्रह है। प्रथम काव्य संग्रह है किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है। प्रथम काव्य संग्रह 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसमें 7 कांड है, ठीक है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, ये याद रख लेना। तो आज के में हम 85% करते हैं, रहने देते हैं आगे, ठीक है। आप बताइएगा क्लास कैसी लगी और आप कितने परसेंट डेली करना चाहते हैं, कितनी आपकी क्षमता है? 50, 60, 70? और वैसे 100 तक कराने की हमारी मंशा रहती है। 80, 70 से कम 100% डेली होने चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो हम करवा देंगे आपको। इसके अलावा आप हिंदी साहित्य के लिए कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।